Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will know how to write article. What will be the right format of article writing? This is in the syllabus of 9th and 10th class. आर्टिकल किसी भी टॉपिक पर किसी भी इशू पर लिखा जा सकता है. मोस्टली यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक इशू होता है जिस पर हमें आर्टिकल लिखना होता है. बट वैन वी आर गोइंग टू राइट द आर्टिकल, अ फ्यू पॉइंट शुड बी set in our mind that how to write article and what will be the division of the paras. Let us see. आर्टिकल का सबसे पहले हम फॉर्मेट समझते हैं. फर्स्टली वी हैव टू राइट द टाइटल. टाइटल मस्ट बी कैची. टाइटल हमें ऐसा लेना होता है जो एकदम माइंड की अटेंशन को अट्रैक्ट करे. आप खुद देखिए, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं या कुछ भी किसी भी लाइब्रेरी से कोई बुक लेते हैं, तब हम उसका इंडेक्स देखते हैं और उसमें टॉपिक देखते हैं. जो टॉपिक या जो चैप्टर या स्टोरीज़ जो हमें अट्रैक्टिव लगते हैं, उनके टाइटल डिफरेंट टाइटल लगते हैं, देन वी ट्राई टू स्टडी दैट टॉपिक फर्स्ट. ऐसे ही हमें अपने आर्टिकल का टाइटल रखना है जो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो. ऐसे नहीं है कि पूरा हमने एक सेंटेंस बनाकर लिख दिया. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डू दिस थिंग्स कि वो पूरा क्वेश्चन से उठाया उन्होंने और वो पूरा सेंटेंस लिख देते हैं. दैट इज़ नॉट गुड. आपको ना थोड़ा सा ब्रीफ में लेना है टाइटल, बट वो डिफरेंट होना चाहिए. प्रोवर्ब बेस भी हो सकता है. टाइटल लिखते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि टाइटल के जो लेटर्स हैं, जो भी वर्ड्स होंगे, उनके लेटर्स मस्ट बी इन ब्लॉक कैपिटल लेटर. ओनली प्रपोजिशन यू विल राइट इन स्मॉल लेटर. अब टाइटल को हमें बिल्कुल मिड में आना चाहिए. हमारा जो भी पेपर है, स्पेस है, उसके मिड में वो टाइटल आना चाहिए. उसके नीचे हमारा आफ्टर लिविंग वन लाइन स्पेस वी विल राइट राइटर नेम विद बाय करके राइटर नेम लिखेंगे हम, जिसने भी लिखा है. अदर या तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में नेम दिया जाए. अदरवाइज इफ़ यू आर राइटिंग इन एग्जाम देन यू विल राइट XYZ या एक्सेट्रा. मीन्स अपना रियल नेम नहीं मेंशन करना है वहाँ पर. ये आप राइटर नेम मिड में भी लिख सकते हैं टाइटल के बिल्कुल नीचे, और आप लेफ्ट साइड जहाँ से आपकी रेड लाइन स्टार्ट होती है आपके नोटबुक्स की, वहाँ पर लिखेंगे. उसके बाद फिर आप स्पेस छोड़ेंगे और उसमें पैराज डिवीज़न करेंगे. मिनिमम 3 to 4 पैराज हम लिखते हैं उसमें. फर्स्ट पैरे में क्या करना है हमें? अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द इशू. जो टॉपिक है हमारा, जो इशू है, उसके छोटा सा हमें इंट्रोडक्शन देना है. दैट इंट्रोडक्शन मे बी 4 to 6 लाइन. ज़्यादा लंबा नहीं है कि हमने पहले हाफ पेज ही उसी में भर दिया इंट्रोडक्शन देने में. देन सेकेंड पैराग्राफ. जब हम सेकेंड पैरा स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा स्पेस छोड़कर हम उसे लिखें जिससे हमें लगे कि ये डिफरेंट पैरा है, या हम वन लाइन का गैप भी छोड़ सकते हैं इसमें. उसमें क्या करना है? एनालिसिस ऑफ टॉपिक इन टर्म्स ऑफ टाइप, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेस, गुड और बैड एक्सपेक्ट्स एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या करना है? उस टॉपिक को एनालिसिस करना है, उसका अच्छे से निरीक्षण करना है, उसके टाइप्स बताने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, कॉजेज़ बताने हैं, कुछ उसके डिफरेंट कॉज हो रहे हैं, या उसके अच्छे या बुरे पहलू को बताना है, या उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है लाइक अ इन्फॉर्मेटिव थिंग्स कि हम उसके बारे में नॉलेज दे रहे हैं जो पढ़ रहा है उसको, वो हम करेंगे. इन थर्ड पैरा implications social, environmental, psychological, health related. अब यहाँ पे उसका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी सोशल लाइफ पर, क्या एनवायरनमेंट पर होता है, क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, हेल्थ, और इस तरह की जो भी हमसे जुड़ी हुई हमारा एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है, उन पर उस इशू का क्या असर पड़ता है, वो हम अपने थर्ड पैराग्राफ में बताएंगे. इन फोर्थ पैरा सोल्यूशन, सजेशन एंड कंक्लूजन. मीन्स क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए, क्या क्या हम अपने पास से सजेशन दे सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट्स के एफर्ट हैं या हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, उन सब का उनको हम कंक्लूड करेंगे यहाँ पर. अब इसमें कुछ और टिप्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए, जैसे एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक. जो भी चीज़ हम बता रहे हैं वो हमारे सजेशंस जो होते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए. ये नहीं कि टॉपिक तो हम कुछ और बता रहे हैं और हम उसको बताते बताते कहीं और पहुंच जाएं, किसी और के से रिलेटेड हम इंसिडेंट देने लगे, एग्जाम्पल्स देने लगे. ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ इन लॉजिकल ऑर्डर. ये सबसे मेन पॉइंट है कि हमें हमारा लॉजिक बेस
सजेशन होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए। एज्यूमशन नहीं चलना है कि हम कोई भी कल्पना कर रहे हैं और लिखते चले जा रहे हैं। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग, कोहेरेंस। अब क्या है इसमें कि ग्रामर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके राइटिंग स्किल में, कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, आपके टेंस प्रॉपर होने चाहिए, आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, आपके टेंस के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब होनी चाहिए, और वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पहले तो कुछ उसका लास्ट बता दें और फिर मिडल बता दें उस चीज़ के। मीन्स एक सिस्टमैटिक एक सीक्वेंस होना चाहिए जो हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अब ये है कि हाउ टू मेक इट इम्प्रेसिव। अब जब हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसको और ज़्यादा इम्प्रेसिव हम कैसे बना सकते हैं जिससे हमारे अच्छे नंबर आएँ। लेट अस सी। नंबर 1 पॉइंट, कीप इट सिंपल। डू नॉट यूज़ हार्ड लॉन्ग वर्ड टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, बहुत टिपिकल वर्ड यूज़ करने शुरू कर देते हैं, तो हम लिखना तो कुछ और चाहते हैं, बताना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन उसकी सेंस डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में नहीं जाना है। यूज़ स्मॉल सेंटेंसेस सो दैट देयर आर एटलीस्ट लेस चांसेस ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। मीन्स अगर आपका बहुत लेंदी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक आप ज़रूर करेंगे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में लिख रहे हैं आप, सेंटेंस 3 टाइप के भी होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो ये सिंथेस करते हैं जब हम लॉन्ग सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या लेंदी सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन चीज़ों से बचकर हमें सिंपल सेंटेंसेस में बनाना चाहिए। नेक्स्ट, हाईलाइट योर मेन पॉइंट्स। एग्जामिनर विल नॉट रीड द कंप्लीट आर्टिकल। एग्ज़ाम में हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन अभी बोर्ड ने हाइलाइटर के यूज़ को मना किया हुआ है। अदर कलर के पेन को यूज़ मना किया है। ब्लैक पेन हम बोर्ड में नहीं यूज़ कर सकते, ओनली ब्लू पेन। देन यू कैन यूज़ लेड पेंसिल। आप अपने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए उसको लेड पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कीप इट वेरी क्लीन। डोंट ओवर राइट, इंस्टेड कट द होल वर्ड एंड राइट अगेन। कभी भी हमें ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए कि हमने कुछ बनाना चाह रहे थे, बनाना तो हम चाह रहे थे ओ बनाना चाह रहे थे, ई बना दिया, फिर उसके ऊपर ओवर राइटिंग कर दिया, कुछ और बना दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर मिस्टेक हो गई, पहली बात तो मिस्टेक से बिल्कुल बचना चाहिए। कोई भी सेंटेंस में मिस्टेक नहीं आनी चाहिए कि हमें उसे काटना पड़े। दैट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। हमें उस चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत एक्यूरेसी के साथ करना है। पर फिर भी बाई चांस अगर हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, दैन कट द वर्ड। उस वर्ड को काटने में भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी लाइंस कर देते हैं। देयर इज़ नो नीड, ओनली 2 लाइन्स यू विल राइट देयर। उसके ऊपर 2 लाइन से इसको कट करिए और उस वर्ड को आगे लिख दीजिए। वर्ड लिमिट, स्टिक टू इट। कभी कभी क्या होता है कि वर्ड लिमिट हमारी जो होती है उससे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा तो लिखना होता है, बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। मीन्स उनका वहाँ पर ना टाइम बैलेंस भी ख़राब हो जाता है कि जितना हमें, सपोज़ हमें 20 मिनट्स देने हैं किसी राइटिंग स्किल के लिए, उसको हम बहुत ज़्यादा पेजेस पे लिख रहे हैं, और जहाँ हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है उस चीज़ को हम, उसके लिए टाइम नहीं बचता, क्योंकि लिमिटेड 3 आवर्स टाइम है हमारे पास एग्ज़ाम के लिए, और लेंथी कंपोजिशन बहुत सारे हैं हमारे। तो इसलिए हमें अपने माइंड को सेटअप करके चलना है कि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, एक लिमिट वे में डिवीज़न ऑफ पैरास के बेस पर हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल राइटिंग। अब कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं कैसे हम आर्टिकल लिख सकते हैं। और here is a question, write an article in 100 to 120 words on the importance of good health for your school magazine You Are Ram / Rani। अभी यहाँ ये बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है 2016 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में नाम दिया गया है जो आर्टिकल लिखने वाला है। अगर गर्ल्स उसको यूज़ कर रही हैं तो रानी लिखेंगे, बॉयज़ यूज़ कर रहे हैं तो राम लिखेंगे। वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स दिए गए हैं, और टाइटल भी आपको ऑलरेडी दिया गया है, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। अब इसके लिए हम ना कुछ सजेस्टिव पॉइंट यूज़ करेंगे। जैसे हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट है, हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। सबको पता है कि अगर किसी की हेल्थ सही नहीं होगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी बेकार है।
सेकेंड है अ हेल्दी चाइल्ड डेवलप्स इनटू अ हेल्दी अडल्ट। एक स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ नवयुवक बन सकता है। अगर वो बीमार है, वो प्रॉब्लम में है, तो वो कहीं सक्सीड नहीं होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्ट। अब इससे हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो हो गई, क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तो हम ज़्यादा वर्क करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और हमें स्पिरिचुअल, हम आध्यात्मिक रूप से, मेंटल रूप से भी डेवलप होंगे। बैलेंस डाइट, अवॉइड फास्ट फूड एक्सेट्रा। हम बैलेंस डाइट यूज़ करें और फास्ट फूड से बचें। नाउ लेट अस स्टार्ट द आर्टिकल। सिंपली हमने मिड में टाइटल लिखा है, जैसे ऑलरेडी आपको बताया है, फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज़ किया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। राइटर नेम बाय राम करके लिखा है। In the first paragraph, a sound mind lives in a sound body and health is wealth, a well-known saying, emphasizing on the importance of health। यहाँ बताया जा रहा है कि इस तरह की प्रोवर्ब, सेइंग कहते हैं किसी कहावतों को। ये कहावत मशहूर है, a sound mind lives in a sound body। एक शांत अच्छा जो मस्तिष्क है एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। यह हेल्थ इज़ वेल्थ। ये बहुत सारी कहावतें मशहूर हैं जो एम्फिसियाज करती हैं, जोर देती हैं स्वास्थ्य की वैल्यू पर। द हेल्थ ऑफ बॉडी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सक्सेस इन लाइफ। स्वास्थ्य हमारे शरीर का बहुत ज़रूरी है अगर हम सफल होना चाहते हैं। एन अनहेल्दी मैन इज़ ऑलवेज वीक, सैड, ग्लिमी एंड अनकॉन्फिडेंट। जो बीमार इंसान होता है वो हमेशा कमज़ोर रहता है, दुखी रहता है, निराश रहता है, और वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। नो मैटर हाउ मच वी वर्क और हाउ मच वी अर्न, इफ़ वी लॉस हेल्थ वी लॉस एवरीथिंग। जितना भी हम काम करें, अब अनलिमिटेड वर्क करने के बाद अगर हमारा स्वास्थ्य चला जाता है तो उस कमाई का कोई फ़ायदा नहीं है। सो वी शुड कीप हेल्दी हैबिट्स। हमें ऐसी हैबिट्स रखनी चाहिए जिससे हम हेल्दी रह सकें। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था लिमिटेड वे में। अब हमें सेकेंड पैरा लिखना है। हेल्दी हैबिट्स शुड बी इनकलकेटेड इन चाइल्ड। बचपन में ही हमें हेल्दी हैबिट्स डेवलप होनी चाहिए हमारे। राइट फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड, बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड से। बिकॉज अ हेल्दी चाइल्ड डेवलप्स इनटू अ हेल्दी एडल्ट। क्योंकि एक स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ नवयुवक बनता है। एंड ओनली अ हेल्दी सिटीजन कैन टेक हिज और हर नेशन अहेड इन द रेस ऑफ डेवलपमेंट। और एक स्वस्थ नागरिक ही देश को आगे बढ़ा सकता है। इफ़ ही शी इज सिक, he/she can't ever think positively। अगर वो बीमार होगा तो वो कभी भी पॉजिटिव होकर डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकता। सो फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ अ नेशन, हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट्स। एसेट मीन्स प्रॉपर्टी। अगर हम किसी भी तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं तो स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी चीज़ है, पॉइंट है। अब सेकेंड में हमने थोड़ा सा उसके बारे में बताया, उससे रिलेटेड बताया। अब नेक्स्ट हम प्रॉब्लम को इशू बताएंगे इसका। वी कैन कीप गुड हेल्थ बाय एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग हेल्दी फूड। हम अच्छी हेल्थ कैसे रख सकते हैं कि हम एक्सरसाइज करें, अच्छा हेल्दी भोजन लें। हेल्दी ईटिंग इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर आवर डाइट, इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनल वेलबींग। सिर्फ हमारी डाइट में ही हेल्दी ईटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है हमारी डाइट के लिए, ये हमारी पर्सनालिटी को अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ईटिंग हेल्दी कैन इम्प्रूव आवर फिजिकल फिटनेस, अलाउ अस टू फील बेटर अबाउट आवर सेल्फ एंड डू वंडर्स फॉर आवर हेल्थ। अब एक हेल्दी पर्सन होता है तो उसकी फ़िज़िकल फिटनेस बढ़िया रहती है और वो बहुत अच्छा फील करता है अपना आप को। अगर एक सपोज़ आप देखिए कि वो कोई बहुत ज़्यादा फैटी पर्सन है, उसको अनकंफर्टेबल फील होगा, उसे लगेगा सब मुझे देख रहे हैं, ना वो सही से बैठ सकेगा, ना कहीं इंजॉय कर सकेगा। और एक फिट बंदा होगा तो उसकी रेस्पेक्ट भी अलग होगी। हेल्दी ईटिंग डजेंट मीन दैट वी हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट। अब हेल्दी का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल हम सूप लें, दाल लें बस खाली, और गिव अ फूड्स वी लव, या जो फूड हमें बहुत अच्छा लगता है उसको खाना छोड़ दें। वी जस्ट नीड टू बैलेंस द अमाउंट ऑफ टाइप ऑफ फूड्स वी ईट टू ऑब्टेन ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिशंस हैं नेसेसरी हमें मिलने चाहिए। हमें एक बैलेंस रखना चाहिए अपने खाने में कि ऐसे खाना ज़रूर लें हम जिससे हमारा डेवलपमेंट हो सके उन न्यूट्रिशन से। अब हमें इसको कंक्लूड भी करना है, सजेशन देने हैं, तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। वी शुड अवॉइड अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड। जो स्ट्रीट में, गलियों में
ठेले वाले खड़े रहते हैं जो अनहाइजीनिक होता है, इस तरह का फूड नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए जो जंक फूड होता है, एज इट कैन लीड to many health disorder and will ultimately lead to health problems. So it to stay fit and healthy, अगर हमें हेल्दी और फिट रहना है तो हमें ऐसे जंक फूड से, स्ट्रीट फूड से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। वी शुड नॉट फॉलो द सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हमें साधु वाला लाइफ स्टाइल यूज़ करना है, कि बिल्कुल हमें बिल्कुल उबलावा खाना है। इंस्टीड वी शुड ऑलवेज बी फिज़िकली एक्टिव। इसके अलावा अगर हमने कुछ ज़्यादा कैलोरीज ले ली हैं तो हमें फिज़िकली एक्टिव रहना चाहिए। एंड ईट बैलेंस डाइट टू इंक्रीज द इफिशेंसी ऑफ आवर बॉडी एज वेल एज दैट ऑफ माइंड। और हमें क्या करना चाहिए, एक्टिव रहना, इतना एक्टिव रहना चाहिए कि हमने जितनी कैलोरीज ली हैं उन्हें हम बर्न करें। उसके लिए, उससे हमारी क्या एफिशिएंसी, हमारी ना स्पीड भी, हमारी बॉडी की, हमारी कैपेसिटी, हमारी पोटेंशियल सब बढ़ेगी, फिटनेस आएगी, एक रेस्पेक्ट होगी और हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट 4 पैराग्राफ्स को कितने अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है। सी वन मोर एग्जाम्पल. The question is, write an article on the benefit of exercising and walking to school. You are Rama. Word limit is 100 to 120 words. अब इसके लिए हम अपने पॉइंट्स को बैलेंस करेंगे। जैसे एग्ज़ाम में अगर हमें क्वेश्चन आएगा तो हमें ना रफली एक पेज को रफ बना लेना है, लास्ट में उस पर रफ लिख लेना है, उसमें ना हम पॉइंट्स को सोचेंगे वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कि क्या हमारे पॉइंट आने चाहिए, सीधा पॉइंट्स। जैसे इसमें कुछ सजेस्टिव पॉइंट दिए गए हैं, वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, कीप बॉडी फिजिकली फिट, माइंड अल्टर्स, कीप्स अवे डिजीज, refresh and relax body and mind, give longevity for a person, enable to enjoy various sights on the way while walking, source of entertainment and happiness। जो भी इससे रिलेवेंट हैं हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि टाइटल तो हमें समझ आ ही गया है कि ये हमें बेनिफिट के बारे में बोल रहा है, तो हम लिखेंगे बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ वॉकिंग टू स्कूल। मीन्स स्कूल अगर हम पैदल चलकर जाते हैं तो उसके हमें क्या बेनिफिट होते हैं। ज़्यादातर बच्चे व्हीकल्स यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ कर रहे हैं, स्कूटी यूज़ कर रहे हैं, या किसी ने गाड़ी लगाई हुई है, या स्कूल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इतनी डिस्टेंस हैं कि हम वॉकिंग से कवर कर सकते हैं, देन इट विल बी बेटर टू वॉक देयर। अब उसके बेनिफिट बताए जा रहे हैं। सीधा writer name is here. Research from the American Journal of Preventive Medicine indicate that regular exercise add up to 5 years to your life. अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका के एक सर्वे में जो उनकी प्रिवेंटिव मेडिसिन ने किया था, उसने ये बताया कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपकी लाइफ में 5 साल और बढ़ा देता है। मीन्स अगर ये सपोज किया जा रहा है कि आपकी एज 60 साल की होगी तो आपकी एक्सरसाइज की वजह से आप 65 साल जिएंगे। एंड वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। और उन्होंने एक्सरसाइज भी बताया है कि वॉकिंग करना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। स्टूडेंट कैन कीप दैम सेल्फ फिजिकली फिट एंड देयर माइंड अल्ट बाय गोइंग टू स्कूल ऑन फुट। और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि स्टूडेंट के पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को फिजिकली फिट रख सकें, अपने माइंड को अच्छे से फ्रेश रख सकें अगर वो पैदल जाते हैं स्कूल। ऑन वन हैंड इट विल प्रिवेंट obesity and on the other hand it will make the environment pollution free। अब इसमें उन्होंने उसके 2 बेनिफिट बताए हैं। एक तरफ तो हमारी ओबेसिटी, हम मोटे नहीं होंगे, बेडॉल नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ नहीं होंगे, पोल्यूशन नहीं आएगा हमारे सराउंडिंग। एज कॉज बाय व्हीकल्स वी when driven to reach school। ये जो स्कूल जाने के लिए इतने सारे व्हीकल्स यूज़ होते हैं उनकी वजह से जो पोल्यूशन होता है वो स्टॉप हो जाएगा। अ नंबर ऑफ स्टडीज़ हैव फाउंड दैट एक्सरसाइज एंड वॉकिंग हेल्प टू रूल आउट डिप्रेशन। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारी जो उन्होंने सर्वे किया उसके बेस पर ये सामने आया कि वॉकिंग और एक्सरसाइज करने से हम डिप्रेशन से दूर रहते हैं। Exercise blocks negative thoughts
एंड डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम डेली वरीज। जो एक्सरसाइज है हमारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट आते हैं उनसे हमें हटाती है, और जो हमारी दिनचर्या की परेशानियां हैं, वरीज हैं, उनको भी डिस्ट्रैक्ट करती है, हटा देती है। एक्सरसाइजिंग विद अदर प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीज सोशल कंटेक्ट। अब हम दूसरों के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें सोशल कांटेक्ट में आते हैं, हम लोगों के डिफरेंट डिफरेंट लोगों को जानते हैं। इंक्रीज फिटनेस लिफ्ट्स आवर मूड एंड आल्सो चेंज लेवल ऑफ द केमिकल इन आवर ब्रेन। अब ये क्या कह रहे हैं कि फिटनेस होने से हमारा जो है मूड तो फ्रेश होता ही है, साथ साथ हमारे माइंड में जो केमिकल्स बनते रहते हैं उनसे भी उनको भी वो उनके लेवल को भी चेंज कर देता है। जैसे हमारे माइंड में सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं। मीन्स ये ऐसे केमिकल हैं, अगर ये ज़्यादा बनने लगे तो बंदा डिप्रेशन में जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसे मेंटल और न्यूरो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उन सब से हम बच सकते हैं। इन द सेम वे मॉर्निंग वॉक इज़ अ बोन फॉर हेल्थ। इसी तरह से मॉर्निंग वॉक एक स्वास्थ्य के लिए हमारे वरदान है। नो डाइट और टॉनिक इज़ एज इफेक्टिव एज मॉर्निंग वॉक। वो कह रहे हैं कि चाहे हम कितनी भी अच्छी हेल्दी फूड ले रहे हैं या टॉनिक ले रहे हैं, वो इतना असरदार नहीं होगा जितना मॉर्निंग वॉक। हम मॉर्निंग वॉक भी करें और साथ साथ वो भी लें। फ्रेश मॉर्निंग एयर रिफ्रेश अस एंड रिलैक्स द बॉडी एंड माइंड। अब फ्रेश मॉर्निंग वॉक से हमें रिलैक्स होते हैं, अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, माइंड फ्रेश होता है। स्टूडेंट वाइल वॉकिंग टू स्कूल कैन enjoy sights on the way which enlightens their mood। अब जब हम स्कूल जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो उस रास्ते में उन्हें बहुत सारी साइट्स, बहुत सारे दृश्य देखने के लिए मिलते हैं जो उनके मूड को और ज़्यादा इनलाइट कर देते हैं। इट इज़ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये एंटरटेनमेंट का भी अच्छा सोर्स होता है। स्टूडेंट कैन आल्सो शेयर देयर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब जब दो फ्रेंड जा रहे हैं तो साथ साथ वॉक करते हुए वो अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। मोर ओवर दे हैव टू पे नथिंग टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग द बाउंटिफुल हैप्पीनेस। और ये एक बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने का एक सोर्स भी है, और उसके लिए हमें कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। बीइंग फिट एंड हैप्पी देयर परफॉर्मेंस इम्प्रूव। और जब हम फिट और हैप्पी होंगे तो हमारी परफॉर्मेंस नेचुरली बढ़ेगी। Now student, one more question we will discuss on article. The question is, using the input given below, prepare an article on companionship of books in about 120 words to be read out in the school assembly on the occasion of World Book Day, 24th April. And the points are: assume and instructs youth, comforts and console in every age, treasures of golden thoughts, essence of immortality, great writers, poets, leaders, scientists, player, artists still live in books, purifying, elevating and sustaining rule। अब यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है, कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं, उनको यूज़ करते हुए आर्टिकल बनाना है और आर्टिकल असेंबली में बोला जाना है, और उसका टॉपिक है वर्ल्ड बुक डे का ओकेज़न है, उसके ऊपर बोलना है हमें। लेट अस सी, टाइटल हमने उसी को यूज़ कर लिया, बुक्स आर आर बेस्ट कंपेनियन, क्योंकि हमें दिया गया है कंपेनियनशिप ऑफ बुक, तो हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। वही हमने फर्स्ट लेटर अपना बुक का बी, बेस्ट का बी, कंपेनियन का सी जो है कैपिटल बनाया है। उसके बाद नीचे नाम लिख दिया गया है। देन फर्स्ट पैराग्राफ, बुक इनलाइटन अस, बुक्स जो है हमें इनलाइट करती हैं, चेयर अस एंड इनकरेज अस, और हमें खुश भी करती हैं, हमें उत्साहित भी करती हैं। दे मेक अस हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, और ये फैक्ट है कि वो हमें स्वस्थ भी बनाती हैं, क्योंकि हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, हम वेल्दी भी होते हैं और हम बुद्धिमान भी होते हैं। बुक्स आर आर बेस्ट कंपेनियन एज दे नेवर डिजर्ट्स अस इन आर आवर्स ऑफ नीड। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत के टाइम में वो हमें धोखा नहीं देती हैं। फ्रेंड्स में गिव अस कोल्ड शोल्डर इन आर एडवर्सिटी बट नॉट द बुक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारी बहुत अच्छी कंडीशन होती है तो हमारे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मुसीबत में छोड़कर चले जाते हैं, बुक्स नहीं छोड़ती हैं। दे अम्यूज़, इंटरटेन, इंस्पायर अस इवन इन आर डार्केस्ट आवर्स। हमारे दुख के टाइम में वो हमें उतना ही आनंद देती हैं, उतनी ही इंस्पिरेशन देती हैं।
They provide a welcome escape from the dullness and drudgery of life. जो हमारा डल बुरा टाइम होता है, उदासी का टाइम होता है, वो हमें उससे बचाती हैं, जैसे हम एडिक्ट ना हो, मतलब वो हमें एक नया वेलकम देती हैं, नई सोच देती हैं. Books contain the best thought and experience of noblest mind that ever live on the earth. बुक्स में जो होते हैं बहुत अच्छे थॉट्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं, नॉबलेस्ट पर्सन के एक्सपीरियंस होते हैं जो पृथ्वी पर रहे हैं. बहुत सारे लोग जो अब तक हो चुके हैं और बहुत अच्छे इंसान रहे हैं, उनको जानने का मौका ही हमें बुक से मिलता है. दे आर they are depositories of knowledge. Depository means deposit, knowledge वहाँ जमा हुई हुई है, and give us glimpse of the divergent culture, tradition, creeds and customs. अब ये हमें एक glimpse, एक झलक दिखाते हैं different cultures की, परंपराओं की, रीति रिवाजों की. Books are source of pleasure when we are sad or alone. जब हम अकेले होते हैं, उदास होते हैं, तो हमें बुक्स जो हैं खुश करती हैं, आनंदित करती हैं. बुक्स प्रोवाइड अ चेयरफुल कंपनी. हमें एक बहुत अच्छी कंपनी जो है बुक से मिलती है. लोनलीनेस इज़ नो ट्रबल फॉर अ रीडर. एक रीडर के लिए लोनलीनेस, एकांतवास एक परेशानी नहीं है. द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ चेंजिंग फास्ट एंड वन मस्ट कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म. और साथ साथ ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं, जैसे ये कि वर्ल्ड चेंज होता जा रहा है, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारे टच में बुक के थ्रू रह सकती हैं. नाउ वी कैन रीड बुक्स ऑन द कंप्यूटर. ऐसा नहीं है कि बुक्स को हमें खाली बुक्स के वेट को उठा के लेना जाना पड़ रहा है. ये हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में भी आ सकती है हमारी ई बुक एज वेल. रीडिंग मेक आ फुल मैन. रीडिंग एक परफेक्ट इंसान बनाती है. इंडीड बुक्स आर द ट्रेजर्स वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड एंड द फिट इनहेरिटेंस ऑफ द जनरेशन एंड नेशन. बुक्स एक ख़जाना होती हैं नॉलेज का, वेल्थ का, संपत्ति का, संसार की. ये जो हमारी जनरेशन्स इतनी सारी जा चुकी हैं, उनकी जो हेरिडिटी है, उनकी क्वालिटीज़ हम तक पहुंचाती हैं, हमारे नेशन को डेवलप करती हैं. आई होप स्टूडेंट दैट this article is clear to you. These are the examples to make you understand that how to write, how to modify your language. बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं यूज़ करनी है, और मिनिमम 4 पैराग्राफ के डिवीज़न को यूज़ करते हुए आपको आर्टिकल लिखने हैं. These articles and these points you will note down in your fair notebook and then try to understand again that how to write. Thank you students. Have a good day. Bye-bye.